नमस्कार, स्वागत है आपका संसद टीवी पर। मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम मुद्दा आपका। आज हम बात करेंगे भारत डेनमार्क संबंधों की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन ने शनिवार को स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा जैसे प्रमुख क्षेत्रों में सहयोग बढ़ाने को लेकर महत्वपूर्ण चर्चा की। दोनों देशों के बीच विज्ञान एवं तकनीक, जलवायु परिवर्तन और कौशल विकास के क्षेत्रों में 4 समझौते भी किए गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देशों ने सहयोग के दायरे को सतत रूप से विस्तार करते रहने और उसमें नए आयाम जोड़ते रहने को लेकर प्रतिबद्धता जताई है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री ने भारत को करीबी सहयोगी पार्टनर बताया है। डेनमार्क की प्रधानमंत्री अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर शनिवार को दिल्ली पहुंची। भारत के विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने भी इसी साल की शुरुआत में डेनमार्क का दौरा किया था। इसलिए भारत और डेनमार्क का संबंध बहुत महत्वपूर्ण है। इस पर चर्चा करेंगे, इस पर बात करेंगे। दोनों देशों के बीच हरित रणनीतिक साझेदारी के क्या मायने हैं और इससे दोनों देशों को किस तरह और कितना फायदा होगा, इस पर चर्चा करेंगे। लेकिन चर्चा शुरू करने से पहले आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। ये तस्वीरें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और डेनमार्क की प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन के बीच हुई द्विपक्षीय वार्ता की हैं। दोनों नेताओं के बीच हैदराबाद हाउस में द्विपक्षीय वार्ता हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने डेनमार्क की पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन के साथ नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, कारोबार, निवेश सहित द्विपक्षीय संबंधों पर विस्तार से चर्चा की। दोनों नेताओं की मुलाकात के बाद एग्रीमेंट आदान प्रदान हुए। दोनों देशों ने स्वास्थ्य, कृषि, जल प्रबंधन, जलवायु परिवर्तन, नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग को और मजबूत करने का फैसला किया। इस मौके पर भारत और डेनमार्क मजबूत संबंधों का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि दोनों देश ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्थापित करने का ऐतिहासिक निर्णय ले चुके हैं और इससे दोनों देशों की सोच और पर्यावरण के प्रति सम्मान का पता चलता है। जिस स्केल और स्पीड से हम आगे बढ़ना चाहते हैं, उसमें डेनिश एक्सपर्टाइज और डेनिश टेक्नोलॉजी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर सकते। भारत के अर्थव्यवस्था में आए रिफॉर्म्स, विशेष रूप से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में उठाए गए कदम ऐसी कंपनियों के लिए अपार अवसर प्रस्तुत कर रहे हैं। दोनों देशों के संबंधों को लेकर डेनमार्क के पीएम मेटे फ्रेडरिक्सन ने कहा कि डेनमार्क भारत को एक बहुत करीबी पार्टनर मानता है और वो इस यात्रा को डेनमार्क भारत द्विपक्षीय संबंधों के लिए एक मील के पत्थर के रूप में देखती है। We are two democratic nations. We both believe in an international system based on rules. And we are proud as Danes to have such a strong partner that shares those values. It is important on the global scene. I think our cooperation between India and Denmark is a great example on how green growth and green transition can go hand in hand. डेनमार्क के अंतर्राष्ट्रीय सौर अलायंस का सदस्य बनने पर पीएम मोदी ने खुशी जताई। डेनमार्क के इस कदम को लेकर पीएम मोदी ने कहा कि इससे दोनों देशों की साझेदारी को नई दिशा मिलेगी। भारत और डेनमार्क के मजबूत कारोबारी और निवेश संबंध हैं। भारत में डेनमार्क की 200 से ज्यादा कंपनियां मौजूद हैं, जबकि डेनमार्क में 60 से ज्यादा भारतीय कंपनियां हैं। दोनों देशों के बीच नवीकरणीय ऊर्जा, स्वच्छ प्रौद्योगिकी, जल एवं कचरा प्रबंधन, कृषि एवं पशुपालन, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी, डिजिटलीकरण, स्मार्ट सिटी, पोत क्षेत्रों में मजबूत सहयोग। डेनमार्क के प्रधानमंत्री मेटे फ्रेडरिक्सन अपने 3 दिवसीय भारत दौरे पर हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, संसद टीवी। दरअसल 2 देशों के जब प्रमुख मिलते हैं और विभिन्न मुद्दों पर चर्चा करते हैं, समझौते करते हैं, तब उसका असर दोनों देशों की जनता पर भी पड़ता है और दोनों देशों के कारोबार पर भी। इसलिए यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है। खासतौर से इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि आमतौर पे जो चर्चा होती है वो बड़े और ताकतवर देशों के साथ संबंधों को लेकर होती है। लेकिन जिस तरह से भारत की फॉरेन पॉलिसी में, विदेश नीति में 2014 के बाद एक बड़ा बदलाव देखने को मिला है, उसमें डेनमार्क जैसे देश का कितना महत्वपूर्ण योगदान है
उससे संबंध कितने मायने रखते हैं, ये और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। इसे समझना जरूरी है। छोटे देशों के साथ भारत ने अपने संबंधों को और मजबूत बनाने के जो प्रयास शुरू किए हैं, या छोटे देश जो भारत के साथ अपने संबंधों को मजबूत बना रहे हैं, उसके क्या मायने हैं, इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे। हालांकि डेनमार्क यूरोपीय संघ का एक बहुत मजबूत, हम कह सकते हैं, देश है। उसके साथ भारत के जो संबंध हैं उनके क्या मायने हैं, विदेश मामलों की जानकार डॉक्टर श्रीराम चौलिया जी हमारे साथ इस समय स्टूडियो में मौजूद हैं। आपका स्वागत है श्रीराम जी। साथ ही हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार अनुसंधान केंद्र के प्रमुख डॉक्टर राम उपेंद्र दास जी भी मौजूद हैं। उपेंद्र दास जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। साथ ही पूर्व राजदूत अशोक सज्जनहार जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अशोक जी, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है संसद टीवी पर। तो हम समझने की कोशिश करेंगे भारत और डेनमार्क के संबंधों को। चौलिया जी, ये कितना महत्वपूर्ण है डेनमार्क के साथ जो भारत के संबंधों को हम देख रहे हैं, जिस गर्मजोशी के साथ भारत के प्रधानमंत्री और डेनमार्क के प्रधानमंत्री ने एक दूसरे को करीबी पार्टनर बताया, मजबूत सहयोगी बताया और कई महत्वपूर्ण समझौते किए, ये क्यों महत्वपूर्ण है? जी मनोज जी, देखिए, सबसे पहले तो ये जो छोटे देश हैं यूरोप के, यहाँ प्रौद्योगिकी में काफ़ी विकास हुआ है। बहुत उच्च स्तर की कुछ क्षेत्रों में इनकी उपलब्धियां हैं और हमारी हमेशा भी पिछले कई सालों से मोदी जी खास तौर पर कोशिश कर रहे हैं कि छोटे छोटे देशों के साथ भी मिलकर हम एक साझेदारियां बनाएं जिनसे कि आपसी लाभ हो और दोनों पक्षों को के संबंध मजबूत हो और साथ साथ जो विकास हैं, विकास की जो गति है वो बढ़े। और कई हमारे अन्य लक्ष्य हैं जैसे पर्यावरण संरक्षण और आधुनिकीकरण, इन सभी चीज़ों के लिए खासतौर पर यूरोप के जो छोटे देश हैं इन पर हमने फोकस किया है, केंद्रित किया है अपने विदेश नीति को। और डेनमार्क एक ऐसा देश है के जिसमें पूरे यूरोपीय संघ या OECD जो कहते हैं, सभी जो अमीर राष्ट्र है दुनिया के, विकसित देश हैं, उन सब के अंदर भी सबसे ज्यादा उसकी जो है कुशलता, ऊर्जा कुशलता कहते हैं, एनर्जी एफिशिएंसी, सबसे नंबर 1 पर है वो। और इसमें उन्होंने बहुत महारत हासिल की है। इनके पास देखिए, एक तो हवाई जो विंड एनर्जी है उस पे उन्होंने बहुत ज़्यादा प्रगति है। उनकी कंपनियां हमारे यहाँ निवेश करती हैं। हमारे यहाँ भारत प्रधानमंत्री जी ने खास जिक्र किया कि मेक इन इंडिया ही नहीं, मेक इन इंडिया फॉर द वर्ल्ड भी कर रहे हैं हम। इसका मतलब जैसे डेनमार्क की 2 कंपनियां, मैं इनका विवरण दूं, एक है LM विंड पावर और दूसरा है वेस्टस। ये 2 कंपनियां हैं जो कि भारत में निवेश करती है, यहाँ पे विंड टर्बाइंस बनाती है, हम दूसरे देशों को इसका निर्यात भी करते हैं। तो इससे हमारा फॉरेन एक्सचेंज भी बढ़ता है और भारत की जो हमारी जो एक्सपोर्ट टारगेट्स है वो भी हम प्राप्त कर पा रहे हैं। इसी तरह इनकी आपने कहा, जो आपके रिपोर्टर ने कहा, जैसे कृषि के क्षेत्र में हो, पानी के जो संबंध में हो, कचरा मैनेजमेंट, वेस्ट मैनेजमेंट, इसमें भी इन्होंने बहुत आगे कदम लिए हैं। तो हमारी एक तरह की जो कहते हैं आप प्रौद्योगिकी और विकास केंद्रित ये एक सामरिक साझेदारी है। और एक लक्ष्य हमारा है कि मिलकर हम एक हरित पूरी जो बदलाव लाएं, और इसलिए हम उसको हरित सामरिक साझेदारी कह रहे हैं, क्योंकि आमतौर पर सामरिक साझेदारी का मतलब होता है, लोग समझते हैं सैन्य साझेदारी है किसी तीसरे देश के विरुद्ध ये प्रतिभार लाने के लिए, लेकिन यहाँ पर हैं हम मिलकर पूरे जो प्लैनेट अर्थ की वृद्धि के लिए, की समृद्धि के लिए हम एक कार्य कर रहे हैं। इसलिए मेरे ख्याल से इस रिलेशनशिप को केवल द्विपक्षीय नहीं, पूरे विश्व के कल्याण के हेतु भी देखना चाहिए। जी, व्यापक परिदृश्य में हमें इस गठबंधन को देखना चाहिए जो हरित सामरिक गठजोड़ की बात हो रही है। उपेंद्र जी, आप कैसे देखते हैं भारत डेनमार्क के संबंधों को, और खास तौर से जिस तरह से रिन्यूएबल एनर्जी की बात की जाए, जलवायु परिवर्तन की बात की जाए और कृषि क्षेत्र, ऐसे तमाम क्षेत्र हैं जिसमें दोनों देशों ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। आपके नजरिए से ये संबंध कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, ये संबंध भारत और डेनमार्क का अपने आप में एक महत्वपूर्ण उपलब्धि है। क्यों? क्योंकि जो भारत के पास है उसको डेनमार्क देख रहा है, और जो डेनमार्क के पास है उसको भारत देख रहा है। जी। डेनमार्क की जो अर्थव्यवस्था है, उनकी जो भौगोलिक स्थिति है प्लैनेट पर, उसके हिसाब से, और उनका जो डेवलपमेंट हुआ सोशल और इकोनॉमिक, उसका जो उनका एक्सपीरियंस है, जो उनके पास स्किल्स और टेक्नोलॉजीज हैं, वो हमें भारत में बड़ी आवश्यक लगती हैं। स्पेशली अगर आप कृषि, मत्स्य पालन, एक्वाकल्चर, वाटर, वेस्ट मैनेजमेंट और जलवायु परिवर्तन को समन्वित
तरह से देखें। साथ में हम चूंकि मेक इन इंडिया आत्मनिर्भर भारत के प्रोग्राम भी और विजन के साथ हम चल रहे हैं, तो ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि जब हम कृषि, सेवा और मैन्युफैक्चरिंग तीनों पर हम अपने ध्यान को केंद्रित कर रहे हैं ताकि हमारे यहाँ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, उस वक्त ये बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जब हम ये सब करें तो हमारे जलवायु पर हमारे इन विकास के कार्यों की वजह से जो नेगेटिव इफेक्ट्स होते हैं उनको हम रिड्यूस करें जितना हम कर सकते हैं। और ऐसे में डेनमार्क के पास जो तकनीक है, डेनमार्क के पास जो अनुभव है, उसका लाभ लेने का ये सुनहरा अवसर है जो दोनों देशों ने मेरी समझ से एक साथ करने की कोशिश की है। और डेनमार्क के लिए इंडिया एक बहुत बड़ा डेवलपमेंटल पोटेंशियल है जहां पर उनके कंपनीज आकर के बिजनेस कर सकते हैं। और बिजनेस करना जबकि आप क्लाइमेट चेंज के इश्यूज को ध्यान में रख कर के करते हैं, तो मेरे हिसाब से दोनों ही देश ना केवल एक दूसरे के कमर्शियल इंटरेस्ट का ध्यान रख रहे हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन और प्रॉफिट जनरेशन की बात कर रहे हैं, बल्कि ग्लोबल जो टारगेट्स हैं कार्बन एमिशंस के, उसको भी ध्यान में रख करके आगे बढ़ रहे हैं। जी, जाहिर सी बात है, वैश्विक स्तर पर जिस तरह से जलवायु परिवर्तन का मुद्दा उठता रहा है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी यात्रा पर जब गए तो वहां के राष्ट्रपति के साथ भी उन्होंने इस मुद्दे पे चर्चा की थी। अगर हम बात डेनिश कंपनियों की करें तो 140 से अधिक डेनिश कंपनियां जो हैं इस समय भारत में मेक इन इंडिया पहल में भाग ले रही हैं। ये अपने में और महत्वपूर्ण है। अशोक जी, अगर हम व्यापार और निवेश की बात करें तो डेनमार्क एक मजबूत साझेदार भारत का सामने उभर के आ रहा है। इसको आप कैसे देखते हैं, दोनों देशों के संबंधों को? देखिए, बहुत महत्वपूर्ण संबंध है मनोज जी। और जैसे कि कहा गया है, जो ये मैं तो कहूंगा ये विन विन सिचुएशन है, क्योंकि दोनों देशों का इसमें फायदा है। जो ऐसे संबंध हैं और जिस तेजी से ये आगे प्रगति कर रहे हैं, ये दोनों देशों के लिए फायदा है, दोनों देशों के लोगों के लिए फायदा है और मैं कहूंगा पूरे विश्व के लिए फायदा है। अभी आपने जलवायु परिवर्तन की बात की, तो जलवायु परिवर्तन तो पिछले कुछ समय से, चाहे पेरिस अकॉर्ड से देखा जाए 2015 या उससे पहले भी देखा जाए, तो विश्व मानस पटल पर बहुत ही इसका महत्व बढ़ गया है। और जैसा कि पूरी दुनिया को मालूम है, जैसे प्रधानमंत्री मोदी हमेशा कहते हैं, जो G20 में भारत ही केवल एक ऐसा देश है जिसने कि अपने जो पेरिस अकॉर्ड में जो कमिटमेंट्स की थी, जो हमने कहा था जो हम इसे पूरा करेंगे, केवल भारत एक मात्र देश है जो कि उसने ऐसा पूरा किया है। आपने ये भी देखा होगा जो आज की प्रेस स्टेटमेंट में जो डेनमार्क की प्रधानमंत्री हैं मेट्टे फ्रेडरिक्सन, उन्होंने कहा जो प्रधानमंत्री मोदी पूरी दुनिया के लिए एक प्रेरणा स्रोत हैं। जो उन्होंने किया है, चाहे वो ग्रीन एनर्जी हो, चाहे वो रिन्यूएबल एनर्जी हो। अब हमको मालूम है जो पहले हम 2022 तक हमारा जो टारगेट था ग्रीन एनर्जी का, रिन्यूएबल्स का, वो था केवल 22 गीगावाट। अब हमने उसको बढ़ाकर 175 गीगावाट कर दिया है अगले साल तक के लिए। और 2030 तक, जबकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का पीरियड खत्म होता है, हमने इसको 450 गीगावाट कर दिया है। और यही एक क्षेत्र है, यही एक मात्र क्षेत्र नहीं है, पानी है, जलवायु परिवर्तन है, जिसमें कि वेस्ट टू एनर्जी, ये वाली बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जिसमें कि डेनमार्क ने बहुत ही ज्यादा प्रगति की है, महारत हासिल की है। तो जैसे प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, जो डेनमार्क के पास स्किल्स हैं, डेनमार्क के पास तकनीक है, डेनमार्क के पास टेक्नोलॉजी है और हमारे पास स्केल है। तो उनके पास स्किल्स है तो हमारे पास स्केल्स हैं। जो वो कर पाए हैं करीब 6 मिलियन 60 लोगों के लिए अपने देश में, वो यहां पर अगर करीब 1.4 बिलियन के लिए करेंगे तो न केवल ये दोनों देशों को फायदा होगा, परंतु पूरी दुनिया में जो जलवायु परिवर्तन हो रहा है उसको कंट्रोल करने में बहुत फायदा होगा। और भारत ने तो जैसे आपने कहा 140 या अभी कहा गया है करीब 200 डेनिश कंपनियां हैं। तो भारत ने इतने ज्यादा नई पहल ली है, नए इनिशिएटिव्स लिए हैं अपने को एक अट्रैक्टिव इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनाने के लिए। चाहे वो कहा जाए अपना ये जो इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्टिविटी लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स है, या फिर GST है, बहुत सारी ऐसी पहल की है जिससे कि भारत एक बहुत ही महत्वपूर्ण
इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बढ़कर उभरा है। मैं आखिरी इसमें केवल सेंटेंस यही कहूंगा, आखिरी शब्द यही कहूंगा, जो पिछले साल जो हमारे यहाँ 2020 में, हालांकि ये कोविड-19 का साल था, वर्ष था, परंतु उसमें भी हमारे यहाँ पर $80 बिलियन से ज्यादा हमारे यहाँ भारत में निवेश हुआ है, और ये एक हर टाइम का रिकॉर्ड है। जी बिल्कुल, इसीलिए हुआ है क्योंकि भारत एक बहुत ही अच्छा इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशन बनकर जी उभरा बिल्कुल, है। इसीलिए मैंने उल्लेख किया कि मेक इन इंडिया जो कार्यक्रम है उसमें 140 डेनिश कंपनियों की जो पहल है, भागीदारी है, वो अपने में एक अच्छा संकेत देती है, पॉजिटिव संकेत देती है कि भारत के प्रति डेनिश जो कंपनियां हैं, जो डेनमार्क है, उसका कितना निवेश है, किस तरह से दोनों देश आर्थिक मोर्चे पर आगे बढ़ रहे हैं। लेकिन मैं आपसे श्रीराम जी एक बात ये समझना चाहता हूँ, रिन्यूएबल एनर्जी की बात हो, कृषि की बात हो, पशुपालन की बात हो, या स्वच्छ तकनीक की बात हो, विज्ञान तकनीक की बात हो, ये वो विषय हैं जो हम देख रहे हैं कि जो हमारी केंद्र सरकार है उसके भी एजेंडे में ये प्राथमिकता पर है। सरकार का फोकस इन क्षेत्रों पर बहुत अधिक है। डेनमार्क के साथ इन मुद्दों पर समझौते ये कितने महत्वपूर्ण हैं, और डेनमार्क के साथ ये समझौते क्यों महत्व रखते हैं, खासतौर से सौर ऊर्जा की अगर मैं बात करूं? जी बिल्कुल, ये देखिए उभरती कई नई क्षेत्र हैं जिन पर हमारी अभी पकड़ नहीं है, और हम चाहेंगे कि विदेश नीति से और राजनय के माध्यम से भारत जल्द से जल्द इन तकनीकों को हासिल कर पाए। तो इस तरह के जो समझौते होते हैं द्विपक्षीय, जब बाहर से आते हैं इस तरह के प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति, तो इसके बाद इसका जब अमल होता है तभी जाकर इस तरह की जो नई जो जैसे रिन्यूएबल्स की बात हो रही है, रिन्यूएबल एनर्जी, इस क्षेत्र में जिन देशों ने हमसे काफ़ी आगे हैं, हम तो चाहेंगे कि जल्द से जल्द उन तकनीकों को अपने यहाँ अमल कर पाएं। तो उसके लिए मेरे ख्याल से इसी तरह से अब देखिए एक कंपनी है डेनमार्क की, डैनफॉस नाम है इसका, और ये कोल्ड स्टोरेज मतलब लंबे समय तक जो फ्रीज करके रखते हैं सामग्री को, खासतौर पे कृषि की सामग्री, इसमें महारत है इसकी। सोलर पंप्स, वो कहते हैं कि इंटेलिजेंट पंप, जैसे जो कृषि के क्षेत्र में जो पंप होता है पानी निकालने वाला किसानों के लिए, उसमें भी उन्होंने कहा था कि इंटेलिजेंट पंप कि मतलब जैसे बुद्धिमान पंप वो कैसे काम करे जिससे कम से कम जमीन पर दबाव पड़े और कम से कम पानी पर बुरा असर पड़े। इस तरह की कई इनकी चीजें। डेनमार्क एक और चीज में के लिए काफी मशहूर है, रिसाइकलिंग। प्रधानमंत्री जी ने भी इसका जिक्र किया है कि कैसे कचरा का इसका इस्तेमाल हो, और इसमें भी देखिए सर्कुलर इकोनॉमी, ये एक आजकल शब्द सुनने में आ रहा है कि जनसंख्या बढ़ती जा रही है, उसकी वजह से हमारी जो रिसोर्सेस हैं उन पर दबाव ज़्यादा हैं, तो उसको कम कैसे किया जाए, जो थोड़े बहुत हमारे हैं रिसोर्सेस उनको बार बार इस्तेमाल कैसे किया जाए। तो इसमें भी इन्होंने इस तरह के छोटे देश, बेल्जियम है, नेदरलैंड्स हैं, डेनमार्क है, इन सभी से हमें बहुत कुछ सीखना है और ट्रांसफर करना है। और एक चीज है, जैसे अशोक सज्जनार जी कह रहे थे, ये एक उदारता या उनकी तरफ से कोई दया नहीं है, क्योंकि भारत बड़ा मार्केट है और वो बेचते भी हैं सामग्री, और हम खरीदने के लिए भी तैयार है, क्योंकि हमें जल्द से जल्द टेक्नोलॉजी चाहिए। तो एक तरह की टेक्नोलॉजी ट्रांसफर होती हैं और साथ में उनके लिए एक्सपोर्ट्स। अब देखिए डेनमार्क इतना छोटा देश है, लगभग 20% उसकी जो पूरी जो एक्सपोर्ट है, निर्यात है, वो एनवायरमेंटल गुड्स एंड सर्विसेज, मतलब पर्यावरण संरक्षक चीजें और सेवाएं, इन पर निर्भर है उनकी पूरी इकोनॉमी, और वो बेचते हैं इन चीजों को दुनिया भर में। तो आज मेटे फ्रेडरिक्सन जो आई थी, उनकी जो प्रधानमंत्री, वो कह रही थी कि ऑफशोर विंड टर्बाइंस, विंड इलेक्ट्रिसिटी, ऊर्जा क्षेत्र में उस पर जोर दे रही थी, क्योंकि उसमें उनकी वो अग्रणी देश हैं और वो हमें देना चाहते हैं। तो इस तरह की चीजें खरीदें भी, और उसके बाद उसके साथ उसका जो नो हाउ है, जो टेक्नोलॉजी के साथ जो उसका ज्ञान होता है, उसका भी अगर ट्रांसफर हो तो हमारी जो विकास यात्रा है उसके लिए चार चांद लगे। जी उपेंद्र जी, हरित रणनीतिक साझेदारी ये कितनी महत्वपूर्ण है दोनों देशों के बीच, क्योंकि खासतौर पर इसका उल्लेख किया गया है? ये तो बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि अगर आप जितने भी पहलू इस द्विपक्षीय संबंध में आप देख रहे हैं, उसको अगर हम पूरी एक सामरिक रूप से अगर देखें या सामूहिक रूप से देखें, समन्वित रूप से देखें, तो ये सारे की सारी एक तरह से ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन डेवलपमेंट की तरफ इंगित करता है। और जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री ने भी इस चीज़ को बताया कि अब
वो समय आ चुका है जब हम आर्थिक वृद्धि की दर तो हम बढ़ाएंगे ही, लेकिन ये बहुत बड़ा डेवलपमेंट पॉलिसी का अब एंगल हो जाता है, जहां पे हम केवल डेवलपमेंट ही नहीं करना चाहते हैं, हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट करना चाहते हैं। इसलिए ये जो ग्रीन इकोनॉमी और ग्रीन जॉब्स इसके लिए हमें क्रिएट होंगी, उसके लिए आपको ग्रीन स्किल्स की भी आवश्यकता होगी, और इसमें डेनमार्क बहुत आगे है। क्योंकि देखिए, हमें अपने देश में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन तो करना ही है आर्थिक नीतियों के आधार पे, लेकिन अपने यहाँ के जो लोग एम्प्लॉयमेंट सीकर्स हैं, जो एम्प्लॉयमेंट चाहते हैं, उनकी एम्प्लॉयबिलिटी को भी बढ़ाना होगा। और ये जो नए एरियाज हैं, जो आपने कहा ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, इसके जो कितने आयाम हैं जहां पे नए नए जॉब्स उत्पन्न होंगे, लेकिन लोगों की स्किल्स को भी उसी के साथ मैच करना पड़ेगा। और चूंकि स्किल में डेनमार्क काफी आगे है इन ग्रीन इकोनॉमी में, इसलिए ग्रीन स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप स्किल को बहुत फोकस दे रहा है। ऑलरेडी एक इंस्टीट्यूशन की स्थापना की बात हो रही है। जी अशोक जी, मैं आपसे ये बात जानना चाहता हूं कि भारत ने पिछले कुछ वर्षों के दौरान यूरोपीय संघ के छोटे छोटे देशों के साथ जिस तरह से संबंधों को मजबूत बनाना शुरू किया है, डेनमार्क की प्रधानमंत्री की जो यात्रा है उसको भी इसी कड़ी में देखा जा रहा है। अगर बात मैं करूं, 2014 से पहले भी भारत की फॉरेन पॉलिसी थी, विदेश नीति थी, उसमें भी काम होता था, लेकिन 2014 के बाद एक व्यापक बदलाव हमें देखने को मिला है। भारत ने लगभग हर देश के साथ अपने संबंधों को बेहतर बनाने का, मजबूत बनाने की कोशिश की है, पहल की है। उसमें छोटे छोटे देश, मैं छोटे छोटे देश इसलिए कह रहा हूं क्योंकि चर्चा सिर्फ जब अमेरिका, रूस, चीन, ब्रिटेन, इन देशों की होती है तब खूब चर्चा होती है, लेकिन डेनमार्क जैसे जो महत्वपूर्ण देश हैं, जो दुनिया में विकास में, जलवायु परिवर्तन में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, उसके साथ संबंध कितने महत्वपूर्ण हो जाते हैं, खास तौर से जो यूरोपियन संघ के छोटे देश हैं। जी, आपने बिल्कुल ठीक कहा मनोज जी। ये आपने जो क्वालिफिकेशन दिया है, देखिए, ये छोटे देश हों, चाहे क्षेत्रफल में छोटे हों जी, या फिर अपनी जनसंख्या में छोटे हों, परंतु जो उन्होंने अपने आप अचीव किया है उसमें छोटे नहीं हैं। क्योंकि देखिए, अभी जो हम बात करते रहे हैं, चाहे वो वेस्ट टू एनर्जी हो, चाहे वाटर हो, चाहे रिन्यूएबल एनर्जी हो, सर्कुलर इकोनॉमी हो, ये सभी क्षेत्र हैं जिसमें कि जो ये क्षेत्र हैं, छोटे देश जो हम कहते हैं, चाहे डेनमार्क है, चाहे बेल्जियम है, चाहे रोमानिया है, चाहे बल्गेरिया है, चाहे सर्बिया है, वगैरह वगैरह, स्लोवेनिया है, इन सब की अपनी, जिसे मैं कहूंगा मनोज जी, एक नीश टेक्नोलॉजीज हैं। जी, तो हमने जो देखना शुरू किया है, एक तो सामरिक तरीके से उनको देखना शुरू किया है अपने संबंधों को आगे ले जाने के लिए, क्योंकि यूरोप हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्षेत्र बनकर उभरा है। तो इसीलिए केवल हमें ये जो 4-5 देश हैं, जो बड़े बड़े देश हैं जिनका आपने नाम गिनाया है, केवल उनके साथ अपने बायलैटरल संबंधों को, द्विपक्षीय संबंधों को आगे लेकर नहीं जाना है, परंतु सभी देशों को, क्योंकि अगर हम अपने यूरोप के साथ संबंध बढ़ाना चाहते हैं तो इन छोटे देशों का भी साथ हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। मैं एक केवल आपको उदाहरण दूंगा। अभी हमने देखा है जुलाई में हमारा पोर्चुगल, क्योंकि वो इसके काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, यूरोपियन यूनियन काउंसिल के प्रेसिडेंट थे, तो उन्होंने जो इंडिया EU समिट हुआ, उसमें उन्होंने सारे जो 27 नेता हैं 27 देशों के, उन्होंने उनको साथ बुला लिया। और प्रधानमंत्री मोदी का पहली मर्तबा वो जो सभी 27 नेता थे उनके साथ, हालांकि समिट वर्चुअल हुआ क्योंकि हमारे यहाँ पर ये कोरोना का सेकेंड वेव चल रहा था, तो वो नहीं जा पाए, परंतु फिर भी उन सभी देशों के साथ उनका वो रूबरू हुए, उनसे बातचीत हुई, अपने संबंधों को आगे लेकर गए। अब पोर्चुगल हम कह सकते हैं जो एक छोटा देश है, उसमें उसकी इतनी ना जनसंख्या है, ना उसका इतना क्षेत्रफल है, परंतु उसका महत्व बहुत ही ज्यादा है। और अगर हमारे संबंध ऐसे अच्छे बनते हैं तो न केवल हम उनसे उनकी तकनीक ले सकते हैं, न केवल उनकी जो टेक्नोलॉजी है, वहां से जो कैपिटल है, जो हम देख रहे हैं निवेश वो भारत में कर रहे हैं, तो इन सब का फायदा होगा, परंतु भारत यूरोप के जो सहयोग है उसमें भी वो हमारी सहायता कर सकते हैं। जी बिल्कुल। और आखिरी बात इसमें यह है, जो यूनाइटेड नेशंस में देखिए, इन सभी के अलग अलग एक अपना वोट है। तो अगर उनके साथ हमारे संबंध अच्छे हैं और हम UN सिक्योरिटी काउंसिल में अपनी सीट के लिए बात कर रहे हैं,
तो इन सभी देशों का बहुत ही ज्यादा महत्व बढ़ जाता है। जाहिर सी बात है, संबंध और कूटनीतिक रिश्तों के नजरिए से भी बहुत ज्यादा महत्व रहता है इन ऐसे रिश्तों का इन देशों के साथ। श्री राम जी, अगर मैं इस चीज को समझना चाहूं और आगे बढ़ाना इस चर्चा को, हम चाहें कि छोटे देशों की बात हम जरूर कर रहे हैं, हालांकि ये आकार के लिहाज से कहा जा रहा है छोटे देश, जनसंख्या के लिहाज से कहा जा रहा है, लेकिन ये छोटे छोटे देश आज बहुत बड़ी उपलब्धियां हासिल कर रहे हैं विकास के क्षेत्र में, दूसरे क्षेत्रों में, और वही वजह है कि भारत और ये देश एक दूसरे के बहुत करीब आ रहे हैं। ये जो फॉरेन पॉलिसी में बदलाव एक देखने को हमें मिला कि बड़े देशों के साथ हमारे संबंध अच्छे हों, लेकिन दुनिया के हर देश के साथ संबंध अच्छे हों, भारत की फॉरेन पॉलिसी में ये एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिल रहा है। आप कैसे देखते हैं, ये कितना महत्वपूर्ण है? जी हाँ, ये कि जैसे हम सर्वव्यापी एक विदेश नीति हमने बनाई है मोदी जी के नेतृत्व में, और हम कुछ गिने चुने जो छोटे देश हैं उनके साथ खास संपर्क बना रहे हैं, जैसे डेनमार्क हैं। अब देखिए, डेनमार्क में एक खूबी ये भी है कि हालांकि छोटा देश है, लेकिन यूरोप में कद ऊंचा है उसका, और यूरोप में जो यूरोपीय संघ है उसकी जो लीडरशिप है, वैसे तो जर्मनी फ्रांस करती हैं, लेकिन साथ साथ नेदरलैंड्स और डेनमार्क का भी काफ़ी प्रभाव होता है। और ये सब एक गुट की तरह है यूरोपीय संघ के अंदर, जो उत्तरी यूरोप कहते हैं, नॉर्दर्न यूरोपियन कंट्रीज, उन सब का एक विकसित देशों का एक गुट है। और जैसे अभी जलवायु परिवर्तन पे बड़ा कॉन्फ्रेंस आने वाला है स्कॉटलैंड में, ग्लासगो में, जिससे भारत भी हम वहाँ पे शामिल होंगे। तो वहाँ पर हम पहले से एक तालमेल बनाने की कोशिश कर रहे हैं उन देशों के साथ जो खासतौर पे यूरोपीय संघ के देश जो वहाँ पर नेतृत्व निभाएंगे, और निर्णय जो होगा, साझा निर्णय, सभी पूरी विश्व समुदाय वहाँ पर इकट्ठा होने वाली है ग्लासगो में। तो उसके लिए भी चर्चे हो रही है किस तरह की हम पोजीशंस जो हैं वो उसमें तालमेल बैठे, ताकि भारत पे बहुत ज़्यादा प्रेशर भी ना पड़े, और साथ साथ हमारे जो राष्ट्रीय हित हैं उनकी रक्षा हो। और इसमें हम डेनमार्क जैसे देशों पर निर्भर रहेंगे, क्योंकि वो समझते हैं कि हम काफी प्रगति कर रहे हैं। जैसे ओपेन जी बहुत संक्षेप में, कि जैसे देश की एक फॉरेन पॉलिसी में बदलाव ये भी देखने को मिला, हर देश के साथ बेहतर संबंध, अपने हितों को देखते हुए, ये एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। इस पे आपका क्या कहना है? देखिए, ये बहुत स्पष्ट है कि मेरी व्यक्तिगत राय में कि भारत पिछले कई वर्षों से पूरे विश्व को ये संदेश देना चाहता है कि हम सबके हैं और सबका स्वागत भारत में है। जी बिल्कुल, इसी लाइन पे मैं इस कार्यक्रम को रोकना चाहूंगा, क्योंकि समय का भी अभाव है, और जो विदेश नीति का मामला होता है, कूटनीति का मामला होता है, उस पर जितनी चर्चा की जाए उतनी कम है। अशोक जी, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीराम चोलिया जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। और उपेंद्र जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। तो आज हमारे इस कार्यक्रम में इतना ही, मुझे दीजिए आज्ञा, नमस्कार।